जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आज एक विशेष घटना हुई है। विशेष घटना ये हुई है कि फेसबुक नाम की कंपनी ने, जिसकी पूरी दुनिया में 200 करोड़ जिसके यूजर हैं, उसने भारत की कंपनी जियो के साथ, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सहयोगी कंपनी है, उसके साथ टाई अप किया है। उसके 9.9% शेयर खरीदे हैं। एक तरीके से लगभग 4,300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में जियो में किया है। और जियो में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जियो ने और जो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने, उन दोनों ने कहा है कि इससे भारत के अंदर डिजिटल क्रांति होगी, इसके अंदर भारत के अंदर इससे जो किराना व्यापारी हैं उनको लाभ मिलेगा और हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे। देखिए, व्हाट्सएप के, फेसबुक के पास क्या ताकत है? फेसबुक के पास 200 करोड़ यूजर्स की ताकत है। एक ताकत जो चाइना को छोड़कर पूरी दुनिया के 200 से अधिक देशों के अंदर फेसबुक फैला हुआ है, अलग अलग भाषाओं में फैला हुआ है। आप अरब में, मिडल ईस्ट में जाएं तो अरबी में चलता है, अलग अलग भाषाओं में चलता है। चाइना ने फेसबुक को ऑफिशियली एंट्री नहीं की दी है। कुछ लोग चोरी छिपे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको चलाते हैं, तो उसका पता लग जाता है तो चाइना उसके ऊपर रोक लगा देता है। अब फेसबुक के पास 200 करोड़ का यूजर बेस है, डाटा बेस है। और अगर हम जियो की बात करें तो जियो के पास अभी पिछले 3-4 सालों में जियो ने एक चमत्कार किया, एक काम किया। 2G 3G पहले से था, 4G का उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर अपनी लाइन डाली। एक सपना उन्होंने देखा, जैसे आपको ध्यान होगा, मैं बात करूं 2006-07 की, उस समय जब फ़ोन बड़ा महंगा होता था 4, 5, 6, 7 में, और मैं 5-6 साल पहले जाऊं तो 2002-01 में फ़ोन में इनकमिंग के लिए भी पैसे लगते थे। तो उस समय धीरू भाई अंबानी ने अपने बेटों, उनके बेटों ने जब उनसे बात की थी कि हम मोबाइल फ़ोन लॉन्च करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि फ़ोन ऐसा लॉन्च करो कि रिक्शा वाला भी खरीद सके, उसके हाथ में भी मोबाइल फ़ोन दिखाई दे। तो आपने देखा होगा कि उस समय रिलायंस का फ़ोन आया था, 1500 रुपये में फ़ोन आया था। तो रिक्शा वाले के हाथ में, मजदूर के हाथ में, गांव वाले के हाथ में भी फ़ोन पहुंच गया था फ्री। रिलायंस टू रिलायंस कॉल देने का पहला काम रिलायंस ने किया था। और हम जैसे लोगों के पास, जिनके पास BSNL का कोई एक नंबर था या एयरटेल का कोई नंबर था, तो हमने भी रिलायंस के 1 या 2 फ़ोन लेकर केवल इसलिए घर में रख लिए ताकि माँ बेटी घंटों घंटों तक बात करती हैं, या बिजनेस के बारे में बात करनी पड़ती हैं, किसी को बार बार इंटरकॉम की यूज करनी पड़ती है, तो इंटरकॉम की तरह उन्होंने फ़ोन को यूज किया। अब आगे हम आते हैं, वो रिलायंस फ़ोन की कंपनी अनिल अंबानी के पास चलेगी। और देखिए, एक व्यक्ति के नेतृत्व का क्या फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति एक कंपनी को ऊपर उठा सकता है, और एक व्यक्ति की कुछ नीतियां, कुछ लोक व्यवहार, कुछ बातचीत करने की कला, नेतृत्व करने की कला उस फैक्ट्री को नीचे रसातल के अंदर भी धकेलने का काम कर सकता है। अनिल अंबानी की कैसी स्थिति है वो सब आपको पता है। कर्ज के नोटिस आते हैं, पूरी दुनिया में बदनामी है और पूरी दुनिया में उनका सब कुछ बिक चुका है। वो कोर्ट में कहते हैं कि मेरे पास तो 500, 700, 1,000 करोड़ रुपए भी नहीं है और मैं कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हूँ। भाइयों का झगड़ा आपने देखा। मुकेश अंबानी ने थोड़ा सा बड़प्पन दिखाया और उसने सपना देखा 4 साल पहले कि 4G की ऑप्टिकल फाइबर की लाइन मुझे बिछानी है और ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर 4G में मैं देश में इतना सस्ता डाटा दूंगा। मुझे ध्यान है 2014, 15, 13, 2012-13 से पहले तो यूट्यूब चलाना, वीडियो देखना, वीडियो की स्ट्रीमिंग देखना, ये एक सपना होता था। 13-14 के बाद डाटा आना 3G का शुरू हुआ, और उसके बाद उस समय रिलायंस ने सपना देखा कि पूरी दुनिया में मैं अपना नेटवर्क सेटअप करूंगा और डाटा इतना सस्ता दूंगा। और आप मानिए कि 2016-17 में जब उसने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद जो उसने जियो फ़ोन दिया, उस जियो में उन्होंने 6-7 महीने तक तो अनलिमिटेड डाटा अपने यूजर्स को फ्री दिया था, क्योंकि उनको अपनी लाइन की टेस्टिंग करनी थी कि मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र कितना हो सकता है। बहुत सस्ता डाटा दिया। अभी भी देखा जाए तो पूरे देश में एक डाटा के प्राइस की वार छिड़ी हुई है। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो बंद हो चुकी हैं, कुछ बड़ी कंपनियां बची हुई हैं। और जियो का एक सपना है कि मैं सारी कंपनियों का, सारे कंपटीशन का खत्म कर दूं, भारत के अंदर केवल जियो बचे। इसके अलग अलग पक्ष हैं, इसके कुछ अच्छे बिंदु भी हैं और कुछ गलत भी हैं, कुछ बुरे बिंदु भी हैं। हम उनके बारे में विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। जियो ने कम से कम एक अच्छा काम किया कि भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी ने यहाँ पर 4G का नेटवर्क दिया। नहीं तो हो सकता है हुआवे जैसी कोई चाइनीज कंपनी आ जाती। और देखिए, अब जियो का इंटरनेट चल रहा है, तो इस जियो के इंटरनेट के ऊपर, जूम के ऊपर मीटिंग करने का काम राजनाथ सिंह जी भी करते हैं। डिफेंस की मीटिंग होती है घरों में, जो हमारे डिफेंस के मिलिट्री पर्सन्स हैं, हमारी CISF है, हमारी BSF है, हमारी आर्मी है, वो बातें करते हैं, उनकी आपस में बातचीत होती हैं। अधिकारियों की बातचीत वायरलेस के ऊपर भी होती है, लेकिन दूसरे मोड भी कम्युनिकेशन के प्रयोग किए जाते हैं।
डाटा ट्रांसफर होता है, ईमेल ट्रांसफर होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो उससे एक बड़ा खतरा देश के अंदर यदि कोई विदेशी कंपनी हो तो उसका एक बड़ा खतरा बनता है। और हुआवे कंपनी के बारे में मैं पिछले 4 दिनों में 1-2 बार आपको बता चुका हूं। चाइना के एक्स मिलिट्री कमांडर की कंपनी है, जो चाइना की टेक्निकल कोर का कमांडर रहा है, उसने हुआवे नाम की कंपनी की स्थापना चाइना में की। आज वो कंपनी 7.5 लाख करोड़ रुपए की है। अगर मैं बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी बड़ी कंपनी है। उस कंपनी ने पूरे चाइना के अंदर कम्युनिकेशन का नेटवर्क डेवलप किया। चाइना की आर्मी के कम्युनिकेशन का नेटवर्क हुआवे कंपनी ने किया। और यूरोप की बहुत से देशों में, अफ्रीका के बहुत से देशों में टेली कम्युनिकेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट भी आते हैं, उसके मोबाइल फ़ोन भी आते हैं, उसकी बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो उसका 5G का है। 5G का ट्रायल कर रहा है। भारत के अंदर भी चीन ने, जब यूएसए ने हुआवे के ऊपर रोक लगाई तो चीन के राजदूत, चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग, वो भारत के साथ बात करते हैं कि हुआवे बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसको अपने यहाँ 4G 5G के सेटअप के लिए आप इसको आमंत्रित कीजिए, इसको मौका दीजिए। यूएसए ने, यूके ने, यूरोपियन कंट्रीज ने हुआवे को बैन कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ये पाया कि ये बैक एंड से जासूसी करने का काम करता है। और जासूसी करने के बाद पर जूम ऐप के बारे में हमने पिछले हफ्ते बात की थी। पिछले हफ्ते बात करने के बाद आपने देखा होगा होम मिनिस्ट्री का सर्कुलर आ चुका है कि जूम ऐप लोगों की जासूसी करता है। जूम ऐप के ऊपर डाटा सुरक्षित नहीं है। जूम ऐप की 1500 मीटिंग ऑनलाइन सोशल मीडिया में उपलब्ध थी, लीक हो चुकी थी। और डार्क वेब के ऊपर तो बहुत सस्ते 50 पैसे, 1-1, 2 के अंदर जूम ऐप की मीटिंग्स का डाटा का एक्सेस मिल रहा था। आज एक खबर और महत्वपूर्ण है, उसकी भी मैं बातचीत करूंगा, वो भी फेसबुक के बारे में है और बहुत हिलाने वाली खबर है। तो सबसे पहले रिलायंस जियो की हम बात करें तो ये हुआवे की कंपनी एंट्री करती है। और देखिए, चाइना की कंपनी कहीं पर जाती है, अपने यहाँ अगर प्रधानमंत्री के साथ आपको कोई बिजनेसमैन दिखाई दे, आप फर्ज कीजिए टाटा या रिलायंस कोई प्रधानमंत्री जी के साथ जाता है, तो हुआवे कंपनी के साथ, जब हुआवे कंपनी कहीं जाती है, चाइना की कंपनी कहीं जाती है, तो चाइना की सरकार उनके साथ जाती है। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर, आप फर्ज कीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं जा रहे हैं, उनके साथ टाटा जाए, बिड़ला जाए या अंबानी जाए, तो अपने देश के अंदर ही कुकरमुत्तों की तरह लोग खड़े हो जाएंगे और वो विरोध करेंगे कि मोदी जी अपने साथ तो बिजनेसमैन को ले जा रहे हैं, मोदी जी ने तो अडानी के साथ फोटो खिंचवा ली, मोदी जी ने तो रिलायंस के साथ फोटो खिंचवा ली, मोदी जी ने टाटा के साथ फोटो क्यों खिंचवा ली। हमारे यहाँ भारत के अंदर दिक्कत क्या है, कम्युनिस्ट लोगों ने व्यापार करना अपराध घोषित कर दिया। अपने यहाँ ये घोषित कर दिया कि यदि किसी के पास पूंजी है, यदि किसी के पास धन संपत्ति है, तो इसका मतलब उसने पाप किया है और धनवान होना बहुत बड़ा गुनाह है, ये भारत के अंदर स्थापित करके दिखा दिया। जबकि धनवान होना बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। जैसे बड़े बड़े लोग, आज टाटा है तो टाटा की कहानी मैं किसी एक दिन लूंगा, तो टाटा की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, एक देश की सेवा कैसे होती है। आज अगर भारत चंद्रयान भेज रहा है, आज यदि भारत साइंस में कहीं खड़ा है, आज यदि भारत मिसाइल बना रहा है, आज यदि भारत न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर के रूप में दुनिया के 10 देशों के अंदर छाती तान कर खड़ा है, तो इसके मूल में टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। अपने यहाँ व्यापार करने को जुआ मान लिया, अपने यहाँ ये माना कि व्यापार करना लूटमार का काम है, ये सारा भ्रम फैलाया गया। और अपने यहाँ पुराने जमाने में सार्वजनिक जीवन में ये हमारे वैदिक दर्शन रहा है कि हमारा सार्वजनिक जीवन खूब वैभवपूर्ण हो, हमारे पास वायुयान हो, हमारे पास सोने चांदी की अट्टालिकाएं हो, हमारे पास महल हो, हमारे पास विज्ञान तकनीकी के सबसे उन्नत साधन हो। लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ सिखाया गया है, बताया गया है, लेकिन साथ साथ हमारा व्यक्तिगत जीवन पूरी तरह से त्याग में हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से वैभवता नहीं हो, व्यक्तिगत जीवन त्याग में और सार्वजनिक जीवन पूरी तरह से वैभवतापूर्ण, ये हमारा दर्शन रहा है। तो हुआवे कंपनी के साथ पूरी चाइना जाती है, चाइना की गवर्नमेंट जाती है, चाइना के विदेश मिनिस्ट्री के अधिकारी दबाव देते हैं छोटे छोटे देशों के ऊपर कि आपको हुआवे कंपनी को ही ये ठेका देना पड़ेगा, चाइनीज कंपनी को ये ठेका देना पड़ेगा, चाइनीज कंपनी ही इसके संचालन का काम देखेगी, ये सारा काम करती है। तो हुआवे एक बहुत बड़ी कंपनी है। हुआवे के बाद अब हम जियो की बात करते हैं, तो 4G जियो लेकर आई, 5G के लिए हुआवे ट्राई कर रही है, दूसरी कंपनियां भी लगी हुई है। अब फेसबुक के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर, देखिए रिलायंस ग्रुप राष्ट्रवादी ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है, लेकिन फेसबुक के साथ जो कनेक्शन है, देखिए आज यदि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर काफ़ी कर्ज है। मुकेश अंबानी जी ये चाहते हैं कि वो कर्ज मैं चुकाऊं, और अभी ये चाइनीज वायरस का जब से अटैक हुआ है, तो एक बुरी बात क्या हुई है कि इस चाइनीज वायरस के अटैक होने के बाद लगभग
मुकेश अंबानी जी की संपत्ति 30% कम हो गई है। उनकी संपत्ति, उनके शेयर के रेट्स 30% तक कम हो चुके हैं, और 30% रेट कम होना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ा भारी इंपैक्ट उससे पड़ता है। तो मुकेश अंबानी की रैंकिंग भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर शेयर मार्केट में काफ़ी खिसकी है। उनको बाहर से इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, और जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो कितनी की गई है? लगभग 43,000 करोड़ रुपए की गई है, और ये 43,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी संख्या होती है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद अब ये सिनेरियो बना है। फेसबुक की हम बात करते हैं। देखिए, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने बनाई। फेसबुक ने थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप को खरीदा था। व्हाट्सएप को जो उसने खरीदा, मुझे ध्यान आ रहा है 2014 के आसपास व्हाट्सएप को खरीदा था। मुझे ध्यान आता है 2010-11 में व्हाट्सएप का सबसे पहले हमने 2010 की बात है, 10 या 11 की बात है, उस समय व्हाट्सएप का प्रयोग करना शुरू किया था, क्योंकि एसएमएस बहुत महंगा था और उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम फोटो का प्रयोग कर सके। 9, 10 या 11 की बात है। तो फोटो के प्रयोग करने के लिए हम व्हाट्सएप का प्रयोग करते थे। तो उस समय व्हाट्सएप का प्रयोग करते करते उसने सबसे पहले सुविधाएं दी कि आप अनलिमिटेड मैसेज भेज सकते हैं, आप फोटो भेज सकते हैं, आप टेक्स्ट भेज सकते हैं, आप कोई फाइल अटैच कर सकते हैं। ये सुविधाएं व्हाट्सएप ने दी। तो व्हाट्सएप को जब उसने देखा कि व्हाट्सएप का एक बहुत बड़ा डेटाबेस हो गया है, तो 2014 में 1,19,000 करोड़ रुपए। देखिए, पतंजलि ने अभी रुचि सोया को खरीदा है, वो इतना बड़ा सौदा नहीं है। आज अगर पतंजलि के पूरे साल की कमाई की हम बात करें, जो पूरे देश में एक मजबूती के साथ मल्टीनेशनल को टक्कर दे रही है, तो एक स्वदेशी कंपनी की ताकत क्या होती है आप अंदाजा लगाइए। पतंजलि की अभी हम सेल की बात करें तो पूरे साल की सेल 10,000 करोड़ रुपए है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की लगभग 30-35 हजार करोड़ रुपए है। तो एक कंपनी की क्या ताकत होती है आप अंदाजा लगा लीजिए। तो व्हाट्सएप को 1,19,000 करोड़ रुपए में खरीदा, और उस समय व्हाट्सएप के पास केवल डाटाबेस था। व्हाट्सएप के यूजर उस समय 100-150 करोड़ यूजर थे। तो यूजर का जो डाटाबेस था, उस डाटाबेस को कैप्चर करने के लिए कि कहीं व्हाट्सएप आने वाले समय में फेसबुक ना बन जाए, फेसबुक को टक्कर ना दे दे, इसलिए फेसबुक ने 1,19,000 करोड़ रुपए देकर व्हाट्सएप को 2014 में खरीदा था। फेसबुक, आज की भाषा में मैं बात करूं तो फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है। दुनिया के टॉप 5 लोगों में मार्क जुकरबर्ग का नाम आता है, वो टॉप 5 रईसों में से एक है। मार्क जुकरबर्ग के बारे में हम बात करें तो मार्क जुकरबर्ग दुनिया के रईस होने के साथ साथ उनकी मेंटलिटी की मैं बात करूं तो उन्होंने खेल खेल में फेसबुक बनाई थी, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग की पत्नी चाइनीज है। मार्क जुकरबर्ग के मन में 2009 से एक सपना है कि मैं चाइना की भाषा, मैंड्रीन भाषा को सीखूं, उसका एक्सपर्ट बनूं। 2009 से वो चाइना के बार बार चक्कर लगा रहे हैं कि चाइना के अंदर मुझे किसी प्रकार से एंट्री मिले। चाइना ने जब से फेसबुक के ऊपर रोक लगाई है, वो बार बार चीन में जाते हैं, शी जिनपिंग से मिलते हैं, चीन के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाकर लेक्चर देने का काम करते हैं, बात करने का काम करते हैं, एंट्री करने का काम करते हैं। उनकी पत्नी चाइनीज है, चाइनीज मूल की महिला है। उन्होंने जो उनकी बेटी हुई, उस बेटी का नाम भी उनका सपना था कि शी जिनपिंग उनकी बेटी का नामकरण करे। अपने यहाँ जैसे मान लो मेरे यहाँ बेटा हुआ, तो हमारा क्या सपना था कि मेरे बेटे का नाम पूज्य स्वामी जी महाराज रखें। वो पूज्य स्वामी जी महाराज एक संत उसका नाम रखेंगे, तो हो सकता है उनके नाम रखने से, उनके वाइब्रेशन से उसके अंदर कुछ अच्छे संस्कार आ जाएं। अब मार्क जुकरबर्ग क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेरी बेटी का नाम शी जिनपिंग रखे। क्यों रखे शी जिनपिंग? शी जिनपिंग क्योंकि वो चाहता है कि शी जिनपिंग के संस्कार उसके अंदर आए। शी जिनपिंग के संस्कार क्या है? शी जिनपिंग के पिताजी को उनके बचपन में गलियों में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। शी जिनपिंग एक नंबर का लुच्चा, लफंगा, कमीना और कुटिल व्यक्ति है। शी जिनपिंग एक नंबर का जिद्दी व्यक्ति है। शी जिनपिंग एक नंबर का इतना कुटिल व्यक्ति है कि वो अपने किसी विरोधी को सामने देख नहीं सकता। इतना कुटिल व्यक्ति है कि जैसे ही वो सत्ता में आया तो अपने 5,000 विरोधियों को निपटा दिया था। अब भी हर साल 4 से 5,000 लोगों को वहां पर मृत्युदंड दिया जाता है, जो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जितना पूरे साल में मृत्युदंड दिया जाता है उसके बराबर है। तो मार्क जुकरबर्ग ये चाहता है कि शी जिनपिंग मेरी बेटी को गोदी में ले और फिर उसके बाद वो उसका चाइनीज भाषा में नामकरण करें। अब शी जिनपिंग किसी कारण से उसका नामकरण नहीं कर पाए, तो मार्क जुकरबर्ग और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी का नाम चाइनीज भाषा में, उस शब्द के ऊपर, चाइनीज वर्ड के ऊपर रखा है जिसका चाइना में कुछ मीनिंग निकलता है।
और मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी ये कहते हैं कि हमारे लिए चाइना की ट्रेडिशंस, चाइना के संस्कार, चाइना की परंपराएं, चाइना का नया साल बहुत मायने रखता है। हम चाइना के कस्टम्स का, चाइना के रीति रिवाजों का बहुत सम्मान करते हैं। शंघाई में एक विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में सिंघुआ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, उसमें मार्क जुकरबर्ग डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर की भूमिका में है और 2015 में वो वहां पर जाते हैं। फेसबुक अलाउड नहीं है। मार्क जुकरबर्ग के सामने 140 करोड़ का चाइना, मार्क जुकरबर्ग जिस चाइना को अपना भगवान मानता है, वो चाइना मार्क जुकरबर्ग को कुछ भी नहीं समझता, उसको एंट्री देने के लिए तैयार नहीं है। मार्क जुकरबर्ग जिसकी पत्नी चाइनीज है तो भी चाइना उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा कि बिजनेस का मामला है तो हम अपनी कंपनी को खड़ा करेंगे। और चाइना ने अपनी फेसबुक बनाई हुई है रेन रेन के नाम से, वो रेन रेन वहां पर चलती है। ऑफिशियली कोई फेसबुक को वहां पर चला नहीं सकता, कोई चोरी छिपे किसी ऐप के माध्यम से, जैसे टिकटॉक के ऊपर यहाँ पर बैन लगा तो कुछ लोगों ने टिकटॉक पहले से डाउनलोड की हुई थी या कहीं चोरी से कोई एप्लीकेशन चला ली, तो उस तरीके से चलाया जाता है। 2015 में ये शिंघुआ इस बिजनेस स्कूल में जाता है और वहां पर भाषण देता है। तो भाषण देता है तो किस भाषा में देता है? मैंड्रीन भाषा में देता है, चाइनीज भाषा में देता है। वो रोज सुबह जल्दी उठकर अपने 2 घंटे केवल इसी काम में लगाता है कि मुझे चाइनीज भाषा सीखनी है। और चाइनीज भाषा सीखकर मार्क जुकरबर्ग का एक ही उद्देश्य है कि मुझे चाइना के अंदर जाना है, चाइना के अंदर किसी भी तरीके से चाइना के लोगों का विश्वास जीतना है और चाइना के अंदर अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी को, अपने बिजनेस को, अपने फेसबुक को लॉन्च करना है। और देखिए, फेसबुक के लिए भारत एक बाजार है, बड़ा बाजार है। चाइना एक ऐसा बाजार है जिसके अंदर मार्क जुकरबर्ग को एंट्री नहीं करने दी जाती। दूसरा बाजार भारत है और तीसरा बाजार फिर हम देखें तो आबादी के हिसाब से दुनिया के दूसरे देश हैं। भारत के अंदर 110 करोड़ मोबाइल फोन हैं, जिसके अंदर अभी हम अगर जियो की बात करें तो जियो का मार्केट शेयर लगभग 38 करोड़ का है, 40 करोड़ का है। और जियो ने ये मार्केट शेयर पिछले 4 सालों में बनाया है। अब फेसबुक को अपनी फेसबुक चलानी है तो जो उसके कंपटीशन में खड़ा होता है उसको ये मुंह मांगे दामों पर खरीद लेती है। मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया कि अपने देश में जैसे पेप्सिको ने लेज को लॉन्च किया तो उस समय अंकल चिप्स चलती थी। जब उन्होंने देखा कि अंकल चिप्स भी कंपटीशन में है, उन्होंने अपनी चिप्स को लॉन्च किया तो बच्चों ने उसकी चिप्स को चक्कर नहीं देखा। और जब उन्होंने देखा कि अंकल चिप्स जो स्वदेशी ब्रांड है ये जब तक मार्केट में रहेगा हम सरवाइव नहीं कर सकते, तो उन्होंने सबसे पहले अंकल चिप्स को खरीदा। उनको कहा कि अंकल चिप्स एक साल में 100 करोड़ रुपए का कारोबार करती है, 10 करोड़ रुपए कमाती है। तो अंकल चिप्स के मालिक को बुलाया और उनको कहा कि आप 10 करोड़ रुपए एक साल में कमाते हो, 10 साल में आप कितना कमाओगे? 100 करोड़ रुपए। लो, हम आपको 150 करोड़ रुपए देते हैं, आप अपना ब्रांड हमें दे दो, अपना फार्मूला हमें दे दो, अपना प्लांट हमें दे दो, प्लांट की वैल्यूएशन अलग से देंगे, उसकी कीमत। इसके साथ साथ आप हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर का डाटाबेस हमें दे दो, आप अपने रिटेलर्स का डाटाबेस हमें दे दो, आप अपनी मार्केटिंग की सारी टीम हमें दे दो, आप अपनी लैब, अपनी रिसर्च और अपनी मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की सारी टीम हमें दे दो, तो आपकी कंपनी को हम चलाएंगे। अब पेप्सिको ने अंकल चिप्स को खरीदा, तो पेप्सिको ने जब अंकल चिप्स को खरीदा तो उस अंकल चिप्स को खरीद कर उन्होंने अंकल चिप्स की फैक्ट्री को बंद नहीं किया। आप और हम क्या करते? उसको खरीदते, अपनी चलानी है तो उस दुकान को सबसे पहले बंद करते कि सामने एक दुकान है, उसकी बिक्री ज़्यादा होती है, हमारे पास पैसे, हमें अपनी दुकान चलानी है गांव में, तो सामने वाली दुकान को खरीदकर हम उसके शटर के ऊपर ताला लगाते। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो बहुत लंबी स्ट्रेटेजी से चलते हैं और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो योजना क्या बनाते हैं, वो उस अंकल चिप्स को उन्होंने बंद नहीं किया, अंकल चिप्स को चलने दिया। 3 काम उसके अंदर किए। एक उसका टेस्ट खराब कर दिया, दूसरा काम, पहला क्वालिटी खराब कर दिया, दूसरा काम उसके अंदर डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स का मार्जिन खत्म कर दिया, तीसरा काम, मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मैंने कहा कि मुझे पेप्सी के 10 बॉक्स चाहिए, अंकल चिप्स के 20 बॉक्स चाहिए, तो अंकल चिप्स की सप्लाई 6 महीने तक आई नहीं। वो कहते हैं कि पेप्सी उपलब्ध है, आपको ये पेप्सिको की लेज लेनी है तो आप ले लीजिए, अंकल चिप्स का तो माल पीछे से आ नहीं रहा। तो अंकल चिप्स को मार्केट से गायब नहीं किया, अंकल चिप्स है, आप कहीं जाएंगे तो आपको लेज दिखाई देगी, अंकल चिप्स दिखाई देगी। लेज जो बक्सा है, लेज का बक्सा बना हुआ, उसमें लेज लिखा हुआ है, उस बक्से में ऊपर कपड़ा मारकर वो पाउच रखा हुआ है और नीचे
किसी कोने में अंकल चिप्स का पाउच मिलेगा, आपने कभी गलती से बचपन में खाया है इसलिए आपने उसको ले लिया और खाकर आप देखेंगे तो ये अंकल चिप्स का टेस्ट तो अच्छा नहीं, लेज अच्छी है। पूरी चिप्स के अंदर तो केवल लेज ही अच्छी है, तो इसलिए आप परमानेंट ग्राहक किसके हो गए? लेज के हो गए। और लेज का कंपटीशन किससे है? किसी नई कंपनी से नहीं है, किसी बड़े ब्रांड से नहीं है। लेज का कंपटीशन अंकल चिप्स में है, जो लेज के ही दूसरे हाथ से दूसरी दुकान है। मतलब सामने आपकी दुकान है, मेन दुकान आपको वो चलानी है, तो सामने वाली दुकान पर सारा घटिया माल आपने रख दिया। सामने वाली दुकान को आप कभी कभी खोलते हो, कोई माल लेने के लिए आए तो उसके साथ चीटिंग कर देते हो, तो ग्राहक क्या सोचेगा कि इन दोनों दुकानों के अंदर ये दुकान अच्छी है, क्योंकि उसका कंपटीशन एक बुरी दुकान से है। अच्छी दुकान वो भी नहीं है, एक अच्छी दुकान को उसने बुरी कर दिया क्योंकि उसके पास धन की ताकत थी। तो ऐसे स्वदेशी के ब्रांड्स को किया जाता है। मैं डिटेल में नहीं जाता, ऐसे 40 से 50 एग्जाम्पल हैं मेरे, अलग अलग वीडियो में आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे ब्रांड किलिंग होती है। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप उसको टक्कर दे सकता था। व्हाट्सएप को खरीद कर व्हाट्सएप के ऊपर उसने विज्ञापन नहीं चलाए, व्हाट्सएप वैसे ही चल रहा है। अब आप देखेंगे कि व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए पहले वाइबर आया था, मुझे ध्यान है 11, 12, 13 में वाइबर के ऊपर कॉलिंग की सुविधा थी, व्हाट्सएप के ऊपर सुविधा नहीं थी। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए जैसे अभी टेलीग्राम चल रहा है, तो उस टेलीग्राम के जो फीचर्स है उसको व्हाट्सएप लॉन्च कर रहा है। अभी कल परसों आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के अंदर कॉन्फ्रेंस कॉल की सुविधा नहीं है। स्काइप के अंदर पहले थी, लेकिन स्काइप में डाटा की और ऑडियो की डिस्टर्बेंस रहती थी, तो जूम ऐप आई। अब ये जो जूम ऐप आई, इसके अंदर ऑडियो की, वीडियो की क्वालिटी ठीक है, और ये चाइनीज ऐप है, तो इन्होंने लगातार वर्किंग करके जूम को 10 करोड़ डाउनलोड भारत के अंदर हो गए। अब जूम के बारे में जब भारत के अंदर गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी कर दिया और हम लोगों ने उसके ऊपर एक्शन लेते हुए जन जागरूकता का अभियान चलाया, तो अब जूम को लोग अनइंस्टॉल करने लगे। तो अब किसी एप्लीकेशन की जरूरत है, तो व्हाट्सएप ने अभी अपने अंदर चेंज करते हुए उन्होंने नया फीचर लॉन्च किया है कि 8 व्यक्ति अब वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ग्रुप चैट कर सकते हैं, ऐसा व्हाट्सएप ने किया। तो फेसबुक, मूल रूप से फेसबुक डोमिनेट करना चाहती है कि सोशल मीडिया के क्षेत्र में, जैसे गांव में हम पूरे दिन कुछ भी काम करें, शाम को जब तक चौपाल में बैठकर 2, 4, 5 लोगों से बातचीत नहीं कर लेते, तो उससे क्या होता था? गांव की चौपाल में हमें कुछ खबरें मिलती थी, हम एक दूसरे से मिलते थे, हम कोई चुटकुला सुनाते थे, हम कोई बात कहते थे, तो सामने वाले गांव के जो हमारे बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, वो हंसते थे। गांव के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि गांव में कच्चा क्या चल रहा है, बुरा क्या चल रहा है। थोड़ा सा वहाँ पर कुछ गंभीर चीज़ें मिलती थी, कुछ अच्छी खबरें मिलती थी, कुछ बुरी खबरें मिलती थी। हम अपने बारे में कुछ बताते थे कि जब, जैसे गांव के अंदर आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में शादी होती थी तो दहेज दिखाने के लिए दिखाया जाता था। लगन होता था तो कन्या पक्ष वाले लगन लेकर आते थे, तो लगन के अंदर कितना शगुन दिया गया, उस शगुन को शो किया जाता था। घर में बच्चा होता था तो बेटा होने के बाद जो वस्त्र, जो आभूषण, जो जेवर आते थे, उस जेवर को सबके सामने प्रस्तुत किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो प्रस्तुत करेंगे तो उस परिवार को, उस व्यक्ति को अच्छा फील होगा, उसको रिवार्ड मिलेगा। अब फेसबुक ने भी सेम यही काम किया कि अब लोगों के पास बाहर जाने का समय नहीं है, तो हम ऐसी एक कम्युनिटी बनाएं, ऐसा एक सिस्टम बनाएं कि लोगों को वहां पर फेसबुक के ऊपर रिवार्ड मिले। उन्होंने कोई नई ड्रेस पहनी तो वो उसकी फोटो डाल सकते हैं, उन्होंने मेकअप किया तो उसकी फोटो डाल देंगे, हेयर स्टाइल चेंज किया तो उसकी फोटो डाल देंगे। जैसे गाँव में होता था, किसी ने नई साड़ी ली तो नई साड़ी दिखाने के लिए वो महिला पनघट के ऊपर या जहां से पानी लाते हैं वहां पर पानी नहीं भी लाना होता तो 10 बार जाती थी। क्यों? क्योंकि उसको साड़ी दिखानी है, उसको अंगूठी दिखानी है, तो ये शो करने के लिए काम किया जाता था। तो ये होते ही फेसबुक ने एक स्टडी की कि ऐसी एक एप्लीकेशन की आवश्यकता है। उन्होंने एक अपना आइडिया लगाया कि ऐसे ऐसे हम फेसबुक बनाएंगे। और फेसबुक से होता क्या है, आप अगर डिटेल में जाएं तो देखिए कि झूठा रिवार्ड मिलता है। फेसबुक साइकोलॉजिस्ट व्यक्तियों की मदद लेता है और साइकोलॉजिस्ट व्यक्तियों की मदद के साथ ये स्टडी की जाती है कि इसके अंदर क्या बटन लगाया जाए, क्या प्रतिक्रिया की जाए, क्या क्रिया की जाए, क्या ऑप्शन दिए जाएं, कैसा इसका लेआउट रखा जाए, किस प्रकार से लोगों को जोड़ा जाए, कैसे नोटिफिकेशन भेजा जाए, ताकि लोगों को जब फेसबुक के ऊपर आए और फेसबुक के ऊपर जैसे ही वो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपना स्टेटस डालें, फेसबुक में अपने दोस्तों की बातें देखें, तो उनके अंदर ईर्ष्या पैदा हो, द्वेष पैदा हो, जेलसी पैदा हो, उनके अंदर अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की भावना पैदा हो। और बिना कुछ किए, देखिए
मनुष्य का स्वभाव है कि वो बिना मेहनत के चाहता है कि हमें कुछ अच्छा मिल जाए और मेहनत ना करनी पड़े। तो बिना मेहनत के रिवार्ड मिलना, जैसे हम समाज में कुछ काम करते हैं तो समाज में एक व्यक्ति जब सफल होता है और काम करता है तो पूरी मेहनत करके काम करता है और सफलता मिलती है, तब जाकर उसको समाज में सम्मान मिलता है, उसको एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग उसके बारे में बातचीत करते हैं। अब फेसबुक ने इसी साइकोलॉजी को समझा कि हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन का फंक्शन कैसे ठीक हो, उसका डोपामिन रिलीज होता है, उसका रिलीज कैसे बढ़े, डोपामिन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो, इसके लिए उन्होंने काम किया और साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र, एक ऐसा कुचक्कर रचा कि जिसमें कोई भी व्यक्ति कुछ पोस्ट करता है तो कोई व्यक्ति लाइक करते हैं, उसका नोटिफिकेशन आता है तो उसको खास फील होता है, और वो खास फील होता है वो बिना मेहनत के फील होता है। तो बिना मेहनत के रिवार्ड मिलता है, जिससे व्यक्ति निठल्ला बन जाता है, निकम्मा बन जाता है। तो फेसबुक ने इसके ऊपर काम किया और फेसबुक के ऊपर अभी तक कम से कम 14 बार डाटा चोरी के आरोप लग चुके हैं। 2008-9 से लेकर लगातार हर साल इनके करोड़ों यूजर्स का डाटा फेसबुक इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल रहता है, डाटा चोरी किया गया। पिछले दिनों यूएसए की गवर्नमेंट में तो वहां की संसद में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को जाकर वहां पर अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। कैम्ब्रिज एनालिटा का मामला हुआ था जिसमें फेसबुक के ऊपर आरोप लगा था कि वह लोगों की निजता में, लोगों की प्राइवेसी में हनन करता है, दखल करता है। और फेसबुक करता क्या है, मैं आपके सामने थोड़ी सी संक्षेप में उसकी बात रखूं तो आज चाइना के बारे में ज़्यादा बातचीत ना करके फेसबुक के बारे में, जियो के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो इस फेसबुक की हम बात करें तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक आप जैसे ही फेसबुक इंस्टॉल करोगे तो फेसबुक आपसे माइक की परमिशन मांगेगा, गैलरी की परमिशन मांगेगा, आप कुछ भी फोटो सेलेक्ट करेंगे, गैलरी की आपने परमिशन दे दी तो माइक की परमिशन मांगेगा, माइक की परमिशन दे दी तो आपसे कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगेगा, कॉन्टैक्ट की परमिशन दे दी तो आपसे एसएमएस की परमिशन मांगेगा, आपकी लोकेशन की परमिशन मांगेगा, आपने कोई फोटो खींचना है, आपको लाइव करना है तो आपसे वो कैमरे की परमिशन मांगेगा। अब वो कैमरे की परमिशन मांग रहा है तो केवल इस समय के लिए नहीं मांग रहा कि मुझे लाइव करना है तब तक वो फोटो खींचे, हो सकता है वो फोटो गुप्त रूप से तब भी खींचे जब मैं लाइव नहीं कर रहा हूं। और ये पाया गया कि फेसबुक का माइक्रोफोन उस समय भी हमारी बातें सुनता है जब हमने फेसबुक ऑन नहीं की होती। फेसबुक उस समय भी हमारी लोकेशन को ट्रेस करता है जब हमने फेसबुक के अंदर लोकेशन का ऑप्शन ऑन नहीं किया होता, हमने अपनी लोकेशन को ऑन नहीं किया होता, तो भी बाय डिफॉल्ट ये हमारी लोकेशन को, हमारी हैबिट्स को, हमारी हॉबी को। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ हमारे बारे में, आपकी पत्नी के बारे में, आपकी माँ के बारे में, आपके भाई के बारे में, आपके पड़ोसी के बारे में, आपके खुद के बारे में जितना आप जानते हैं उससे ज़्यादा फेसबुक जानता है, उससे ज़्यादा टिकटॉक जानता है, उससे ज़्यादा ये गूगल जैसी ये एप्लीकेशन जानती हैं, जूम जैसी एप्लीकेशन जानती हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आपकी सारी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कर लेते हैं कि आपको किस बात से गुस्सा आता है, किस बात से आप रिएक्ट करते हैं, आप कितने लेवल पर जाकर रिएक्शन देते हैं, कितने लेवल के ऊपर आप जाकर आप परचेजिंग करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, आपके शौक क्या क्या हैं, आपकी मानसिकता क्या है, आप किसी कम्युनिटी के बारे में, हिंदू के बारे में, मुसलमान के बारे में, सिख के बारे में, ईसाई के बारे में क्या जानते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपकी आयु क्या है, आपके घर में कौन कौन है, आप कितने बजे ऑफिस जाते हैं, आपका ऑफिस कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आपने कब मूवी देखी, आप किस होटल में गए, आपके दोस्त कौन कौन हैं और किस दोस्त से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं आप कितनी परचेजिंग करते हैं, कब कब परचेजिंग करते हैं, कितना खर्च करते हैं, आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा पैदा हुआ तो आप उससे कितना प्यार करते हैं, आपने कितनी बार उसकी फ़ोटो अपलोड की, उस बच्चे के लिए आप कितना खर्च कर सकते हैं। तो आपको एक तरीके से आप फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, फेसबुक आपका इस्तेमाल कर रहा है। आपको ये लगता है कि फेसबुक तो फ्री है, फेसबुक की ऐड तो हम देखते नहीं, और फेसबुक में आपने देखा होगा कि फेसबुक की आपको कभी ऐड कोई ध्यान भी नहीं है। फेसबुक ने ऐड के सिस्टम में भी इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि वो कोई भी ऐड ऐसी नहीं दिखाता जो हमें पसंद नहीं हो, जिससे हम इरिटेट हों। वो फेसबुक ऐड देता है, साइड में छोटी सी स्क्रॉल करते हुए ऐड देता है कि आज आपके माइंड में आया कि आपको कार पसंद है, आपको फ्रिज पसंद है, आपको जैकेट लेनी है, आपको नया फ़ोन लेना है, आपको पेन खरीदना है, आपको लैपटॉप खरीदना है, आपको मोबाइल खरीदना है। तो फेसबुक, यहाँ तक बात आई है यूरोप के कुछ देशों में कि लोगों ने फ़ोन ऑन नहीं किया, फ़ोन के ऊपर बात नहीं की, गूगल के ऊपर सर्च नहीं किया, फ़ोन पास में रखा हुआ है और पास में रखे हुए फ़ोन के आगे बातचीत की। मैं अपनी धर्मपत्नी से बातचीत करता हूँ कि फ्रिज ख़राब हो गया, हमें नया फ्रिज लेना है। फेसबुक का माइक्रोफोन उस बात को सुन रहा है
और मैं जैसे ही अगले दिन फेसबुक को लॉग ऑन करता हूं, मैं इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है, व्हाट्सएप भी फेसबुक का है, और ऐसी अगर मैं छोटे छोटे स्टार्टअप की बात करूं तो 20 से अधिक कंपनियों को फेसबुक ने टेक ओवर किया हुआ है। तो इतना करने के बाद भी अगले दिन जब मैं देखता हूं तो इंस्टाग्राम के ऊपर जो ऐड आती है वो फ्रिज की आती है, फेसबुक के ऊपर जो ऐड आती है वो फ्रिज की आती है। गूगल में नहीं डाला, सर्च इंजन में टाइप नहीं किया, अमेजन के ऊपर टाइप नहीं किया, फ्लिपकार्ट के ऊपर टाइप नहीं किया, केवल बातचीत की। और बातचीत भी फोन पर किसी को कॉल करके नहीं की कि फोन कॉल कर रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग किसी ने कर ली हो। पास फोन रखा है, उस फोन के माइक्रोफोन ने वो वर्ड्स लिए, वर्ड्स लेने के बाद आर्टिफिशियली उनको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद अगले दिन जब हम फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हैं तो हमें ऐड वही दिखाई देता है। इस लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है। फेसबुक की सेटिंग में आप जाएंगे तो 50 तरह के ग्राफ तो आपको मिलते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति फेसबुक की सेटिंग को समझ नहीं पाता। तो फेसबुक के ऊपर 14-15 बार आरोप लगे हैं डाटा चोरी के, डाटा चुराने के। फेसबुक को संसद में पेश, मार्क जुकरबर्ग को संसद में पेश किया गया। संसद में उनसे 6 घंटे तक पूछताछ हुई, और एक सांसद ने उनसे पूछ लिया कि आप किस होटल में रुके थे, तो मार्क जुकरबर्ग उसका कोई उत्तर नहीं देते। फिर वो उनसे पूछते हैं कि पिछले महीने आपने किस किस को मैसेज किया था, उसका भी उत्तर नहीं देते। तो सीनेट में उनसे कहा जाता है कि जो चीज़ आप पसंद नहीं करते कि आपसे पूछा जाए और आप जिसका उत्तर नहीं देते, आप तो अपने फेसबुक चलाने वाले लोगों की 24 घंटे निगरानी करते हैं। उन्होंने क्या टेक्स्ट मैसेज किया, उन्होंने कॉल के ऊपर क्या बात की, वो कहाँ गए, किस किस लोकेशन पर गए, उन्होंने क्या सर्च किया, उनकी प्राइवेट लाइफ क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, वो सोचते क्या हैं, वो किस पार्टी को वोट देने वाले हैं, वो किस नेता को पसंद करते हैं, किस विचारधारा को पसंद करते हैं, उनके बारे में सब कुछ आप जानकारी रखते हो। तो उनके ऊपर आरोप लगाया गया, माफ़ी मांगी, और एक बार माफ़ी नहीं मांगी, कईयों बार मार्क जुकरबर्ग माफ़ी मांग चुके हैं। इंस्टाग्राम इन्होंने ले ली क्योंकि यूथ के लिए एक नए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। पहले फेसबुक बना, तो फेसबुक के ऊपर जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और यूथ को लगा कि फेसबुक हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, तो इंस्टाग्राम आया, जिसके ऊपर मूल रूप से पिक्चर और वीडियो जो यूथ को ज़्यादा पसंद है, जो ज़्यादा अपलोड करते हैं, उसको टारगेट करके इंस्टाग्राम बनाया गया। तो इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है। व्हाट्सएप को उन्होंने खरीद लिया। क्यों खरीदा व्हाट्सएप को? क्योंकि व्हाट्सएप का डाटाबेस है, भविष्य में ये कहीं फेसबुक को टक्कर ना देने लग जाए, इसलिए व्हाट्सएप को भी खरीद कर एक साइड में रखा। उसके अंदर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया, बस उसको चलने दिया, ताकि हमारे पास है तो कभी भी हम इस डाटा को यूज कर सकते हैं। और आपने कल देखा होगा इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत, तेल जिसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, जिसको आज के ज़माने में काला सोना कहा जाता है, उस तेल की कीमतें माइनस में चली गई। $0 प्रति बैरल से भी नीचे जाकर -$1.37 प्रति बैरल चली गई। मतलब आपने किसी से तेल खरीदना, आपने नहीं खरीदा, तो ना खरीदने के नाम पर आपको पैसे मिल रहे हैं, माइनस में उसकी वैल्यूएशन चली गई, ताकि गोडाउन खाली हो सके, स्टोरेज की कैपेसिटी खाली हो चुके। तो अब वो तेल तो फेल हो चुका है। इसी डाटा के बारे में एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि ये जो डाटा है आज की दुनिया में, जो टिकटॉक हमारा चोरी करता है, ये डाटा पूरी दुनिया में न्यू ऑयल है। जैसे सऊदी अरब अमीर बना, रेगिस्तान के अंदर भी उनके अंदर तेल निकला, तो वो पूरी दुनिया के अमीर देश बन गए। सोने चांदी की गाड़ियों में चलते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में खाते हैं, महलों में रहते हैं, आलीशान जिंदगी जीते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए तो चलते चलते खर्च कर देते हैं। ऐसे लोग जो रेगिस्तान में, जहाँ पर घास का तिनका नहीं उगता, वहाँ पर सोने की गाड़ियाँ चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीन से तेल के रूप में सोना निकलता है। तो वैसे ही जो ये डाटा निकालने का काम करती हैं, फेसबुक करता है, व्हाट्सअप करता है, इंस्टाग्राम करता है, टिकटॉक करता है, जूम करता है, ब्यूटी प्लस करता है, यूसी ब्राउजर करता है, लाइकी करता है, वीगो करता है, ये बैटरी सेवर के नाम से, एंटीवायरस के नाम से, ये सारी जितनी एप्लीकेशन बनी हुई है, सब हमारा डाटा कलेक्शन का काम करते हैं। तो फेसबुक के ऊपर ये आरोप लगा है, ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। तो इस फेसबुक ने अब जियो के साथ टाई अप किया है। जियो के साथ टाई अप करके मैं मार्क जुकरबर्ग की हिस्ट्री आपको बता देता हूं कि मूल रूप से इसका डीएनए चाइनीज है। चाइना के अंदर इसकी आत्मा बसती है। चाइना यदि आज कह दे कि हम आपकी फेसबुक को अलाउ करने वाले हैं, आप आइए और अपने फेसबुक का सारा डाटा आपको हमसे शेयर करना है, तो 100% ये फेसबुक सारा डाटा चाइना से शेयर करने के लिए तैयार हो जाएगा, केवल यदि इसको 140 करोड़ की मार्केट मिलती है। अब जो आज घटनाक्रम हुआ है उसमें देखिए 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक एफडीआई होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक एफपीआई होती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। 10% से कम जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आती है। एक तरीके से वो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। उसके बारे में ये कहा जाता है कि किसी एक कंपनी ने किसी एक कंपनी के 10% तक
शेयर खरीदे हैं, वो शेयर खरीदे हैं तो कभी उसको जब अच्छा भाव मिलेगा तो वो बेच भी सकती है। ऐसे लगभग 9.9% की इन्वेस्टमेंट फेसबुक ने की है। फेसबुक और रिलायंस जियो ने यह बयान जारी किया है कि इसके माध्यम से हम एक ऐसे एप्लीकेशन बनाएंगे, फेसबुक का डाटा मिलेगा, जियो का डाटा मिलेगा, व्हाट्सएप का डाटा मिलेगा, इंस्टाग्राम का डाटा मिलेगा, तो एक एप्लीकेशन, ऐसी सुपर एप्लीकेशन डेवलप की जाएगी जो फ्लिपकार्ट को टक्कर देगी, जो वॉलमार्ट को टक्कर देगी, जो अमेजन को टक्कर देगी, जो पेमेंट के गेटवे भी होगी, पेटीएम को भी टक्कर देगी। इन सब का मिला जुला रूप हम एक बनाएंगे और इस मिला जुला रूप से हम भारत के अंदर डिजिटल क्रांति करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर इसके कुछ ना कुछ फायदे भी होने वाले हैं, लेकिन फायदों से ज्यादा यदि ये फेसबुक की जगह कोई भारतीय कंपनी होती, भारतीय कंपनी ही बनती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट होनी थी और ये कब्जा यदि किसी चाइनीज कंपनी का होता था, तो उस चाइनीज कंपनी से हम ये मानते हैं कि तात्कालिक रूप में 10% से कम यदि इन्वेस्टमेंट है तो फेसबुक ने की है, तो इससे कम से कम चाइना जितना खतरा नहीं है। चाइना की यदि हुआवे आती, चाइना की और कोई बड़ी कंपनी अगर ये शेयर टेक ओवर करती, टिकटॉक करती, कोई और करती, तो उससे और ज्यादा खतरा होता। फेसबुक क्योंकि यूएसए की कंपनी है, फेसबुक के ऊपर कई सारे लाज लगते हैं, फेसबुक के ऊपर कई सारी चीजें लगती हैं, फेसबुक जवाबदेह है। फेसबुक को जहां प्राइवेसी की बात आएगी तो फेसबुक को कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर खड़ा किया जा सकता है। आपने देखा होगा पतंजलि के खिलाफ भी बहुत नेगेटिविटी यूट्यूब पर, गूगल पर, फेसबुक में षड्यंत्रकारी लोगों ने, असुर गैंग ने पोस्ट की हुई थी। हमारी लीगल टीम ने उसके ऊपर कार्रवाई की तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी कंटेंट यदि पतंजलि के विरुद्ध है, वो भारत से अपलोड किया गया हो या भारत के बाहर से अपलोड किया गया हो, जो दिखाई देता है उसके ऊपर रोक लगाने का काम ये तीनों प्लेटफॉर्म करेंगे। तो जहां कहीं नेगेटिविटी होती है तो हम उसकी रिपोर्ट देते हैं, और जब उन्होंने एक तय समय तक ये काम नहीं किया था तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी उनके ऊपर आरोप लगने वाला था। उन्होंने फिर कोर्ट में माफ़ी मांगी थी और कोर्ट में कहा था कि हम आगे से इसके लिए ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कंपनियां, हम इन कंपनियों को कहीं ना कहीं कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं। तो फेसबुक का जियो को टेक ओवर करना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन तात्कालिक तौर पर अगर ये कर रही हैं, जैसी पूरी दुनिया की इकोनॉमी की हालत है। यदि मैं बात करूं स्विट्जरलैंड की, तो वॉल्वो बस का नाम आपने सुना होगा, लग्जरी बस की बात आती है तो वॉल्वो की नाम बात आती है, तो वो वॉल्वो के अंदर चाइना की कंपनी लगभग वॉल्वो के सारे शेयर खरीदने के करीब पहुंच चुकी हैं। मतलब वॉल्वो को एक तरीके से टेक ओवर कर लिया। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन की, यूएसए की, यूके की, जर्मनी की, फ्रांस की, देखिए अभी चाइना बना रहा है, क्या बना रहा है, पिचकारी बना रहा है, गुब्बारे बना रहा है, सेल बना रहा है, जूते बना रहा है, चप्पल बना रहा है, जहाज बना रहा है, सोलर सेल बना रहा है, स्टील बना रहा है। ये सब ऐसे उद्योग हैं जिनके अंदर लेबर ज़्यादा लगती है, पोल्यूशन भी होता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन 2%, 5%, 10% रहता है। मतलब प्रॉफिट मल्टीप्लाई नहीं होता। लेकिन आगे चाइना की ऐसी योजना है कि हम क्वांटम टेक्नोलॉजी में, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में, कुछ सॉफ्टवेयर के फील्ड में, हम आईटी के फील्ड में ऐसा टेक ओवर करें जहां पर हम 1 रुपया लगाएं तो हमें 10 रुपये का फायदा हो। तो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ऐसी बड़ी कंपनी जो आज हिली हुई हैं, जिनके शेयर मार्केट में भाव गिरे हुए हैं, और भाव कैसे गिरे हुए हैं वो आपने तेल के एग्जाम्पल से समझ लिया होगा। इतिहास में सबसे निचले लेवल के ऊपर तेल आ चुका है। तेल के बैरल की कीमत पानी की बोतल से कम हो गई, कोक की बोतल से कम हो गई। तेल को कोई खरीदने वाला नहीं रहा, कोई रखने की जगह नहीं रही। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन है, गाड़ियां चल नहीं रही, तेल की कीमत से ज़्यादा उसके रखरखाव के ऊपर खर्चा आता है। तो ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो जियो और इसका जो टाई अप है उससे देश के अंदर डिजिटल क्रांति होगी, देश को कुछ चीज़ें मिलेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर आप किसी भी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। और आज जो खबर आई है, गंभीर खबर आई है, वो खबर क्या आई है कि आज फेसबुक के यदि हम बात करें तो फेसबुक के लगभग 26 करोड़ लोगों का, यूजर्स का डाटा आज डार्क वेब के ऊपर लीक हुआ है। ये जो 26 करोड़ यूजर्स का डाटा जो डार्क वेब के ऊपर लीक हुआ है, फेसबुक का डाटा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज ही लीक हुआ है, आज जियो के साथ टाई अप कर रहा है और आज ही ये डाटा लीक हुआ। और ये डाटा डार्क वेब के ऊपर कुछ यूरो के अंदर उपलब्ध है। मैं आपको इसकी पूरी खबर के बारे में जानकारी देता हूं। तो 26 करोड़
यूजर्स का डाटा लीक होना, पहले भी पासवर्ड लीक हो चुके हैं, पहले भी डाटा लीक हो चुके हैं, तो फेसबुक का भरोसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है। आपके मन में भी सवाल आ सकता है कि हम फेसबुक के ऊपर लाइव क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास स्वदेशी अभी ऑप्शन नहीं है। अब आप कहेंगे कि स्वदेशी ऑप्शन में पतंजलि किम्बो बनाने वाली थी, उसका क्या हुआ? पतंजलि क्यों नहीं बनाती? देखिए, पतंजलि कुछ काम कर सकती है, सब काम नहीं कर सकती। सब काम इसलिए नहीं कर सकती कि पतंजलि सब काम करेगी तो पतंजलि का मेन कोर काम क्या है? पतंजलि का मेन कोर काम है राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करना। पतंजलि का कोर काम है योग का प्रचार प्रसार करना। पतंजलि का कोर काम है आयुर्वेद को दोबारा से स्थापित करना। यह पतंजलि ने किया। जब मल्टीनेशनल कंपनियां लूट रही थी तो पतंजलि ने स्वस्थ दवाइयों का विकल्प आयुर्वेद का उपलब्ध करवाया। जब देखा कि एफएमसीजी के नाम पर, कॉस्मेटिक के नाम पर लूट रही हैं, तो उसके विकल्प उपलब्ध करवाए। शिक्षा के क्षेत्र में गलत काम हो रहा था तो उसका विकल्प उपलब्ध करवाया। किम्बो के रूप में एक प्रयास किया गया, लेकिन उसमें अभी दिक्कत क्या होती है कि एक बार देखिए, जो वैक्यूम होता है, उस वैक्यूम को जब कोई एक एप्लीकेशन फिलअप कर लेती है, तो मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं। आपने फेसबुक के बारे में देखा, जब व्हाट्सएप चली और फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा नहीं था, उससे पहले फेसबुक ने अपना मैसेंजर लॉन्च किया और फेसबुक ने यह सोचा कि मेरे पास पूरी दुनिया के सबसे बड़े यूजर्स का डाटाबेस है, फेसबुक जिसके पास है वो मैसेंजर क्यों नहीं चलाएगा, हम उससे मैसेंजर चलवाएंगे। अब ये मैसेंजर चलवाने के लिए वो ये योजना बनाते हैं, वो ये कार्यक्रम करते हैं, और जब योजना बनाते हैं और कार्यक्रम करते हैं, ये सारा करते करते वो 2012, 13, 14 में आपके पास कोई मैसेज आया तो आपको बाई फोर्स वो मजबूर करते थे कि आप फेसबुक का मैसेंजर डाउनलोड करो। आप फेसबुक का मैसेंजर डाउनलोड करते थे, डाउनलोड करने के बाद ही आपको वो मैसेज दिखाई देते थे। आप फेसबुक में, मोबाइल में वैसे वो मैसेज देख नहीं पाते थे। डेस्कटॉप के अंदर भी आपको मैसेंजर डाउनलोड करना पड़ता था, तब वो मैसेज आपको दिखाई देते थे। मतलब फेसबुक ने बहुत कोशिश की कि हम व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए मैसेंजर को व्हाट्सएप जैसा बना सकें। वीडियो कॉलिंग की सुविधा दी, ऑडियो कॉलिंग की सुविधा दी, मैसेज की सुविधा दी, ग्रुप बनाने की सुविधा दी। नतीजा क्या हुआ? फेसबुक का मैसेंजर नहीं चला। आज भी आप फेसबुक का मैसेंजर, कोई पॉपअप आ जाए, बहुत ज़रूरी चीज़ हो तो पढ़ते हो। मैं अपनी बात करूं तो मैं फेसबुक का मैसेंजर 1-2 महीने में एक बार टैप कर पाता हूं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता। हर व्यक्ति सोशल मीडिया के एक ग्रुप में, जैसे गांव के अंदर कोई व्यक्ति है, गांव के अंदर 4 चौपाल हैं, तो गांव का व्यक्ति चारों चौपालों के ऊपर जाकर नहीं बैठता। एक चौपाल के ऊपर जब वो जाकर बैठता है तो उसके अंदर की भूख शांत हो जाती है। उसको जो रिवार्ड मिलना है, उसको जो सूचनाएं मिलनी है, उसके पास जितना समय है उस समय का सदुपयोग करना है, एंटरटेनमेंट करना है, इधर उधर की बातें करनी है, वो उसके ऊपर हो जाती हैं। तो उसके बाद वो हर चौपाल के अंदर नहीं जाता। ऐसे ही व्हाट्सएप बना, पहले लोगों ने व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लिया, तो इंस्टॉल करने के बाद मैसेंजर के अंदर लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। गूगल का नाम आपने सुना है, गूगल क्रोम है, गूगल जीमेल है, वो सब यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। लेकिन आज यदि गूगल ये चाहे कि मैं अपना व्हाट्सएप बनाऊं, मैं अपना फेसबुक बनाऊं, तो आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको 6-7 साल पहले ले जाना चाहता हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मेरा भी इंटरेस्ट था, तो मैं भी नई नई चीज़ें सीखता रहता हूं, करता रहता हूं, प्रयोग करता रहता हूं। तो गूगल प्लस लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि हम फेसबुक को टक्कर दे सकें। गूगल प्लस बंद करना पड़ा, वो फेसबुक को टक्कर नहीं दे पाया। गूगल ने अपना गूगल ड्यूओज लॉन्च किया, जो जूम की तरह वीडियो मीटिंग के लिए, दूसरों के लिए, लेकिन स्काइप ने उसकी जगह ली हुई थी। तो स्काइप के सामने गूगल का गूगल ड्यूओज जो मीटिंग के लिए था, वो जगह नहीं बना पाया। तो देखिए, एक वैक्यूम होता है, उस वैक्यूम को जो फिल कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि कोई स्वदेशी ऐप आज हम लॉन्च करते हैं, उस स्वदेशी ऐप में यदि कोई बहुत अच्छे नए फीचर्स नहीं होते हैं, तो होता क्या है, उस स्वदेशी, आपने व्हाट्सएप डाउनलोड की हुई है, मैंने व्हाट्सएप डाउनलोड की हुई है, आप और मैं तो व्हाट्सएप के ऊपर बात करते हैं, लेकिन नई एप्लीकेशन हमने डाउनलोड कर ली स्वदेशी, उसके ऊपर बात करते हैं। मेरे सारे मित्रों के पास व्हाट्सएप है, रिश्तेदारों के पास व्हाट्सएप है, तो मुझे 2 एप्लीकेशन रखनी पड़ेंगी। 2 एप्लीकेशन कोई व्यक्ति रखना नहीं चाहता, तो इसलिए व्यक्ति एक एप्लीकेशन के ऊपर काम करता है। तो शुरू में जो एप्लीकेशन जगह बना लेती है, उसको उसकी जगह से खिसकाना और हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कोई एप्लीकेशन जब चलती है तो उसका अगर यूजर बेस बड़ा नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्ट टीम नहीं है, तो उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन के सर्वर की बात करें तो हजारों, लाखों, करोड़ों फोटो, इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट मैसेज, फाइल्स ट्रांसफर करनी पड़ती हैं। तो उससे जो सर्वर रखा जाता है, उस सर्वर की कॉस्टिंग हर महीने की बात करें तो 50, 100, 150, 200 करोड़ रुपए आती है।
ये कंपनियां तो अपनी इंफॉर्मेशन को, डाटा को बेचकर पैसा कमा लेती हैं। जब कोई स्वदेशी कंपनी खड़ी होती है तो उसका खर्चा बहुत पड़ता है। किम्बो का जब ट्रायल वर्जन किया था तो उस ट्रायल वर्जन के लिए भी बहुत बड़े सेटअप की आवश्यकता थी। हालांकि उसके ऊपर बैक एंड में अभी भी काम चल रहा है, लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि हम कई मोर्चों के ऊपर खुले हुए हैं। पूज्य आचार्य श्री और पूज्य स्वामी जी महाराज, दो हमारे महापुरुष जो इस काम में लगे हुए हैं, तो उनको रुचि सोया को भी देखना है, उनको देश को भी देखना है, उनको सारी समस्याओं को देखना है। तो ये हमारा क्योंकि कोर और एक्सपर्ट फील्ड नहीं है, हमारे देश के कुछ युवा आगे आए तो निश्चित तौर पर हो सकता है। जूम एप्लीकेशन के पास भारत की सरकार ने ये जानकारी दी है, ये योजना बनाई है कि जो कोई जूम जैसे एप्लीकेशन बनाएगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये एक अच्छी शुरुआत मोदी सरकार ने की है, मोदी गवर्नमेंट ने की है। तो फेसबुक जैसी एप्लीकेशन, जब बात आती है कि फेसबुक पे ऐड हम देखते नहीं है, तो फेसबुक हमसे कैसा कमाता है? हमारी आदतें, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारी सारी साइकोलॉजी को रीड करके फेसबुक जो हमारा डाटा बेचता है, उससे एक अकाउंट की कीमत अगर बात की जाए तो 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक फेसबुक एक साल में एक अकाउंट से कमाता है। आपने अपना अकाउंट बना लिया, आपने तफरी करते करते 10, 15, 20 मिनट फेसबुक के ऊपर बिताए, आपकी जो डाटा कलेक्शन करेगा, आपकी जो प्रोफाइलिंग करेगा, उससे फेसबुक को कम से कम 1,500 से 2,000 और अधिकतम आपको 10, 11, 15,000 तक आपके एक प्रोफाइल से कमा सकता है। वो वेरी करता है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, उसकी इनकम क्या है, वो कहाँ किस लोकेशन पर रहने वाला है, उसको क्या बेचा जा सकता है, कैसे उसको टारगेट किया जा सकता है। तो इस आधार पर फेसबुक हर यूजर के साथ कमाता है। अभी भारत की बात करें तो भारत के अंदर फेसबुक के एक्टिव यूजर लगभग 25 करोड़ हैं। फेसबुक का टारगेट है कि हम ये एक्टिव यूजर बढ़ाकर इनकी संख्या हम डबल करना चाहते हैं, इनकी संख्या हम बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा फेसबुक का टारगेट है। तो ये फेसबुक और जियो को मैं इस नज़र से देखता हूं कि 10% तक ये हुआ है। तो अभी देखिए चाइना के अंदर मैं आपको बात करूं तो चाइना के अंदर जो हमारा अपने यहाँ जैसे व्हाट्सएप चलता है, तो चाइना के अंदर वीचैट चलता है। चाइना का जो वीचैट है वो केवल चैटिंग के लिए नहीं है। चाइना का जैसे भारत के अंदर आप पेटीएम को मिला दीजिए, फ्लिपकार्ट को मिला दीजिए और व्हाट्सएप को मिला दीजिए। इन तीनों एप्लीकेशन को मिलाकर यदि एक एप्लीकेशन बनाई जाए तो उसको वीचैट कह सकते हैं। चाइना ने अपने यहाँ वीचैट को इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है कि पेमेंट भी उससे होती है, पेटीएम का काम भी वही करता है। अभी पेटीएम स्वदेशी नहीं है, पेटीएम के अंदर अलीबाबा की हिस्सेदारी है, तो पेटीएम भी आधा विदेशी हो चुका है। तो पेटीएम के ऊपर भी बहुत भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। जहां आवश्यक हो, उतना बहुत आवश्यक हो वहीं पर प्रयोग करें, नहीं तो अपना जो भारत की भीम ऐप है और जो भारत की जो हमारी सरकारी कुछ एप्लीकेशन है उनका आप अधिक से अधिक प्रयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। हमारा जो रुपे कार्ड है उसका प्रयोग करें। तो इनका प्रयोग करते हुए पेटीएम को मिला दिया जाए, फ्लिपकार्ट को मिला दिया जाए और इसके साथ साथ व्हाट्सएप को मिला दिया जाए, तो ऐसी वीचैट चाइना ने बनाई हुई है। चाइना के अंदर ये सारे तीनों काम होते हैं। तो जियो और फेसबुक की योजना क्या है? मैंने जो बात बताई कि फेसबुक ने बहुत ट्राई की कि उसका मैसेंजर चल जाए, जब उसने ट्राई करके वो हार गया तो उसको 1,19,000 करोड़ रुपए में व्हाट्सएप को खरीदना पड़ा। अब मैं आता हूं जियो के ऊपर। जब जियो ने ये सब बनाया तो आपने देखा होगा कि जियो ने अपने फोन में एक जियो वॉलेट दिया। उस जियो वॉलेट में जियो टीवी, जियो मैगजीन, जियो मैप, जियो चैट, जियो पेमेंट, ये सारी चीजें, जियो शॉपिंग, ये सब थे। मैंने 1.5-2 साल पहले एक बार देखा था, बहुत अधिक यूज कभी नहीं किया, कभी इतना समय नहीं लगा, लेकिन मुझे स्मृति में ध्यान है कि जियो ने ये सारे ऑप्शन दिए थे। और उस समय जियो की क्या प्लानिंग थी कि हम अमेजन को टक्कर दें, हम फ्लिपकार्ट को टक्कर दें, हम व्हाट्सएप को टक्कर दें, ताकि जियो के जो यूजर हैं, जो जियो का प्रयोग करेगा वो जियो की एप्लीकेशन का भी प्रयोग करेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बाई फोर्स जियो के सिम के साथ, फ़ोन के साथ ये एप्लीकेशन तो आपको डाउनलोड करनी पड़ती हैं, लेकिन डाउनलोड करने के बाद आप इनका प्रयोग कितना करते हैं? मिनिमम करते हैं। जियो के इंटरनेट के यूजर 38 करोड़ हैं, लेकिन जियो अपनी एप्लीकेशन का प्रयोग नहीं करवा पाए। क्यों? क्योंकि वैक्यूम नहीं है, आपकी रुचि नहीं है। आपके पास व्हाट्सएप है तो आप व्हाट्सएप को साथ रखकर आप 3-4 एप्लीकेशन एट ए टाइम आप हैंडल नहीं कर सकते। आप हैंडल करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन ठीक से हो नहीं पाएगा। तो इस स्थिति को आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि कोई भी बड़ी कंपनी भी चाहे तो कई बार जब तक कुछ नया नहीं करे, कुछ इनोवेटिव नहीं करे, तब तक कुछ नई चीज आती नहीं है। टिकटॉक के बारे में, टिकटॉक का इनोवेशन कुछ अलग है तो टिकटॉक चली, नई चीज कोई आती है तो वो चलती है। भारत के 60 करोड़ ब्रेन के अंदर से किसी युवा का कोई ब्रेन आए और वो कुछ ऐसा दे जो आज फेसबुक के अंदर नहीं है, वो कुछ ऐसा दे जो आज इंस्टाग्राम के अंदर नहीं है,
वो कुछ ऐसा दे जो आज व्हाट्सएप के अंदर नहीं है, तो नए लोग उसके ऊपर आएंगे, नए लोग उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर उस प्लेटफॉर्म को लाइक करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसको पसंद करेंगे। रिप्लेस की जा सकती हैं, लेकिन तब की जाएंगी जब हम उसमें कुछ ऐसा नया देंगे कि व्यक्ति पुराने वाली चीज को भूल जाए। अब इस मामले में मार्क जुकरबर्ग बहुत शातिर व्यक्ति है। उसको पता है कि मुझे अपनी फेसबुक को एक्टिव रखना है। फेसबुक के अंदर फर्जी खबरें खूब आती हैं, फेसबुक के अंदर फर्जी प्रोफाइल खूब हैं, और अब तो फेसबुक आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जो कोई बिजनेसमैन नहीं है, जिनकी कोई पेइंग कैपेसिटी नहीं है, जो कभी अपना बूस्टअप नहीं करवाते, तो भी मैं जैसे ये पोस्ट करके हटूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आप अपनी इस पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं। फिर वो मुझे दिखाएगा आपके परसों की पोस्ट इतने लोगों तक रीच हुई, उस पर इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों ने कमेंट किया, इतने लोगों ने देखा, आप इसको बूस्ट करवाना चाहते हैं तो आप बूस्ट कीजिए। उसका बटन बार बार सामने आता रहेगा कि एक बार ट्राई करके तो आप देख लीजिए। और फेसबुक इतना बदमाश है, उसको पता है एक बार यदि बूस्ट किया जाता है, एक बार यदि पेमेंट की जाती है, तो वो बार बार आपके लाइक बढ़ना कम हो जाते हैं, आपके कमेंट्स कम हो जाते हैं, आपकी शेयरिंग कम हो जाती है। वो सोचता है कि ये व्यक्ति जब पैसे देगा तभी इसके लाइक, कमेंट और शेयरिंग में बढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ाऊंगा। तो ऐसे इस प्रकार से फेसबुक षड्यंत्र करने का काम करता है। फेसबुक जियो के साथ आया है, तो इसके बारे में अभी गहरी टिप्पणी नहीं की जा सकती। फेसबुक जियो के साथ नहीं आता, जियो ताकतवर होता तो ज़्यादा अच्छा था। अभी जियो के अंदर आया है, लेकिन 10% के कम है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। एक तरीके से फेसबुक ने जियो के 10% शेयर खरीदे हैं। थोड़ा खतरनाक है, अच्छा नहीं है, लेकिन इस इकोनॉमी की स्थिति में पूरे देश में जब कंपनियां हिल रही हैं, कंपनियां बिक रही हैं, कंपनियां गिर रही हैं, तो विदेशी कोई चाइनीज कंपनी आती, कोई दूसरी कंपनी आती, उससे अच्छा तो ये है कि ये फेसबुक आई है। तो फेसबुक को कभी ना कभी कोर्ट में घसीटा जा सकता है, इसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं, किसको कभी ना कभी कंट्रोल किया जा सकता है। तो दूसरी किसी चाइनीज कंपनी से ठीक है, स्वदेशी कंपनी नहीं आई इससे बुरा है। फेसबुक कोई अच्छी कंपनी नहीं है, मार्क जुकरबर्ग कोई भरोसे का व्यक्ति नहीं है। अच्छा ये हो कि हम फेसबुक का प्रयोग करें, रिलायंस के इंटरनेट का प्रयोग करें, और हमारे यहाँ जो डिजिटल क्रांति हो, जो आईटी की क्रांति हो, उससे हमारे युवा अपना ऐसा ज्ञानवर्धन करें कि वो फेसबुक और इस जियो के मिले जुले एप्लीकेशन से फेसबुक को टक्कर देने वाली कोई एप्लीकेशन बना सकें, ताकि भारत के लोगों से फेसबुक का, लोगों के दिमाग से फेसबुक का भूत उतर जाए, इंस्टाग्राम का भूत उतर जाए, और भारत स्वदेशी एप्लीकेशन का प्रयोग करना शुरू करें। और आपको लगता होगा कि असंभव है, असंभव नहीं है। गूगल को हम चला रहे हैं, IBM को हम चला रहे हैं, नासा को हम चला रहे हैं, सिलिकॉन वैली को हम चला रहे हैं। अमेरिका में अमेरिकी व्यक्ति, ब्रिटेन के अंदर अंग्रेज व्यक्ति जब इलाज करवाने के लिए जाता है, तो अगर उसको इंडियन डॉक्टर दिखाई देता है तो उसकी आधी बीमारी इंडियन डॉक्टर से बात करके ठीक हो जाती है। उसको भरोसा है कि यदि इंडियन डॉक्टर इलाज करेगा तो मेरा इलाज ठीक होने वाला है। और मस्तिष्क की बात करें तो इन अंग्रेजों के अंदर कोई बहुत अच्छा मस्तिष्क नहीं है। मैं लंदन में गया हूँ, UK में गया हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में गया हूँ, वहाँ के जो मूल अंग्रेज हैं वो पढ़ाई लिखाई में कोई ऑन एन एवरेज माना जाए तो भारत के लोग ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, ज़्यादा दिमागदार हैं। गूगल से लेकर, सुंदर पिचाई से लेकर आप टॉप 20 कंपनीज ले लीजिए, उन कंपनियों को रन करने का काम अपने इंडियन ब्रेन कर रहा है, इंडियन व्यक्ति कर रहे हैं। यदि वो USA UK के अंदर जाकर उन कंपनियों को खड़ा कर सकते हैं, चला सकते हैं, तो अपने भारत के अंदर IIT के अंदर, और IIT की बात छोड़ दीजिए, गाँव के अंदर ऐसे युवा हैं जो इंटरनेट के ऊपर वीडियो देखते देखते, फेसबुक चलाते चलाते, एप्लीकेशन चलाते चलाते एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। बस सोचना हमें नया है कि क्या नया दें जिससे लोग इसका प्रयोग करें। तो हम जानकारी शेयर करेंगे, हमारी जानकारी होगी, हमारा सपना होगा, तो कभी ना कभी हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होने की संभावना है, ऐसा हो सकता है। तो ये आज हमने फेसबुक के बारे में, फेसबुक के बारे में, जियो के बारे में थोड़ी सी बातचीत की। चाइना और चाइना की कंपनियां बड़े आक्रामक तरीके से यूरोप की कंपनियों को खरीदने की योजना बना रहे हैं। फोसुन नाम की एक चाइनीज कंपनी है, दीदी नाम की है, टेंसेन नाम की है, शियोमी का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना है। 2 दिन पहले उसने पोछा लगाने वाला भी एक इक्विपमेंट भारत में लॉन्च किया है। आज उसने भारत में एक स्कूटर लॉन्च किया है, 22,000 रुपये का छोटा सा 12 किलो का स्कूटर, जिसके ऊपर आप कहीं भी पैक कर सकते हैं और पैक करके कहीं पर चल सकते हैं। शियोमी ने, MI ने ऐसे ऐसे कैमरे लॉन्च किए हैं कि 1500 रुपये में आपको कैमरा मिल जाएगा, आप घर में लगा दो, कोई इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, वायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक पावर देनी है, एक मेमोरी कार्ड देनी है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और आपके मोबाइल के ऊपर आप घर पर इंटरनेट के थ्रू उस कैमरे को देख सकते हैं। तो ये है क्या? ये इनोवेटिव आइडिया है। इन सारे
सीसीटीवी कैमराज के सर्वर चाइना के अंदर है। चाइना हमारी जासूसी कर रहा है। और ये फेसबुक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल टूल है। साइकोलॉजिकल टूल क्या है कि आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं तो आपको ये मानसिक रूप से आपका गुलाम बना लेता है। गुलाम कैसे बनाता है? आपने फेसबुक का प्रयोग किया तो आप बार बार टैप करेंगे कि क्या कमेंट आया, कितने लाइक आए, कितनी हमारी पोस्ट देखी गई। आप बार बार उसको चेक करेंगे तो आपको एक तरीके से फोबिया हो जाता है कि मोबाइल बजा तो नहीं, मोबाइल के अंदर वाइब्रेशन तो नहीं आया। लोगों के ऊपर ये रिसर्च की गई कि जो लोग फेसबुक का प्रयोग करते हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, उनको जब कहा गया कि आप इसका प्रयोग करना छोड़ दो तो वो लाख चाहकर भी उसका प्रयोग करना छोड़ नहीं पाए। जैसे एक ड्रग का एडिक्शन होता है, उस ड्रग के एडिक्शन की तरह फेसबुक माइंड के ऊपर, और ये पबजी गेम हो, टिकटॉक हो, ये माइंड को एक तरीके से अपना गुलाम बना लेते हैं। और माइंड को साइकोलॉजिकल गुलाम कैसे बनाया जाता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये कैसे गुलाम बनाते हैं, आपको ध्यान होगा 2 साल पहले एक गेम आया था ब्लू व्हेल के नाम से। उस ब्लू व्हेल गेम में उस गेम को चलाने वाला व्यक्ति कहीं दूर बैठा हुआ है, 10,000 किलोमीटर दूर। 10,000 किलोमीटर दूर से जब कोई व्यक्ति उस गेम को डाउनलोड करता है तो वहीं से वो उसका नाम पता पूछता, उसकी प्रोफाइलिंग करता, उसके बाद वहाँ से वो उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ये वीडियो देखो, आप कागज़ के ऊपर व्हेल बनाओ। आप ब्लू व्हेल मछली क्या होती है, मैं थोड़ी सी आपके सामने ब्लू व्हेल समुद्र की मछली की ऐसी प्रजाति है जो जब उसके अंदर निराशा के भाव आ जाते हैं तो सागर के ऊपर आती है और पानी के बाहर निकलकर खुद समुद्र के किनारे पर पटक पटक कर अपना दम तोड़ देती है, सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। तो निराशा, हताशा, डिप्रेशन का दूसरा नाम ब्लू व्हेल है। तो ब्लू व्हेल के नाम से एक निराशा और हताश व्यक्ति ने गेम बना दिया। उस गेम का नाम ब्लू व्हेल लिखा और ब्लू व्हेल गेम बनाकर उसने लॉन्च कर दिया। लोगों ने डाउनलोड किया तो डाउनलोड करके वो लोगों की प्रोफाइल करके साइन अप करने के बाद वो उनको इंस्ट्रक्शन देता था। इंस्ट्रक्शन क्या देता था कि कागज के ब्लू व्हेल बनाओ। फिर इंस्ट्रक्शन देता था कि हाथ के ऊपर पेन से ब्लू व्हेल बनाओ। फिर उसको इंस्ट्रक्शन देता था कि पूरे दिन सोचो कि तुम ब्लू व्हेल हो। फिर इंस्ट्रक्शन देता था कि ये देखो दुनिया के अंदर तो दुख ही दुख है, दुनिया के अंदर तो कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर उनको कुछ फोटो दिखाता था निराशा वाली, कुछ वीडियो भेजता था निराशा वाले, और ये सब करने के बाद फिर कहता था कि देखो आप बहुत बहादुर हैं, आप पेन झेल सकते हैं, तो चाकू लो रसोई से, या ब्लेड लो, या रेजर लो, रेजर लेकर अपने यहाँ कोई कट लगाओ और कट लगाकर उसकी फ़ोटो मुझे भेजो। उसकी फ़ोटो भेजने के बाद उसको वो कमेंट्स देता था कि आप बहुत बहादुर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने अपने आप को कट लगा लिया तो आपके अंदर तो ताकत बहुत है। फिर वो उसको अगली टास्क देता था कि अब आपने हाथ पर कट लगाया है तो पैर के ऊपर कट लगाओ, कट लगाते लगाते ब्लू व्हेल की पिक्चर बना दो। फिर उनको टास्क देता था कि आपका जो सबसे अच्छा मित्र है, आपको पूरे 1 दिन तक उससे बात नहीं करनी, 1 हफ्ते तक बात नहीं करनी, माता पिता से बात नहीं करनी। फिर टास्क देता था कि आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर रहा है दूर बैठकर, और ब्रेन की प्रोग्रामिंग का क्या असर होता है उसका अंदाजा आप देख लीजिए। ये टास्क देने के बाद उसको टास्क दी जाती थी कि आप तो निडर हो, आप बहादुर हो, आपके पास के किसी कब्रिस्तान में जा सकते हो क्या। उसको कब्रिस्तान में भेज देता था। कब्रिस्तान में जाने के बाद फिर अगली बार टास्क दी जाती थी कि अब आप अपने घर की 6ठी मंजिल पे जा सकते हो क्या रात को 12 बजे। वो जाके आता था तो फिर कहा जाता था कि 6ठी मंजिल के ऊपर जो आपकी दीवार की मुंडेर है, क्या आप उस मुंडेर के ऊपर चढ़ सकते हो क्या। फिर टास्क दी जाती थी कि मुंडेर के दूसरे कोने पर पैर बाहर की ओर लटकाकर आपको 1 घंटे बैठकर आना था। और ऐसे टास्क देते देते 40वें दिन वो उनको टास्क देते थे कि अब आपको रात को ऊपर जाना है, मुंडेर पर जाना है, पैर लटकाने हैं और कूदकर सुसाइड करनी है। तो आप देखिए ब्रेन का साइकोलॉजिकल इस्तेमाल कैसे हो सकता है। दूर बैठकर एक व्यक्ति, एक अच्छे भले व्यक्ति को, एक युवा को, एक समझदार व्यक्ति को पागल बना सकता है। ऐसा विचारों का असर होता है। तो फेसबुक की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी नहीं है, नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अगर हुई है और इससे कुछ अच्छा काम हो तो हम इसका प्रयोग करें अपने प्रयोग करने में, अपने डिजिटल इंडिया को बनाने में, अपने इंडिया को मजबूत बनाने में, और आवश्यकता पड़े तो अपने भारत में ऐसी पतंजलि जैसी कंपनियां खड़ी करें जो फेसबुक को लात मारकर बाहर कर दें, और फेसबुक के शेयर उतनी इन्वेस्टमेंट अपनी भारतीय कंपनी, भारतीय लोग करें ताकि फेसबुक के ऊपर हम निर्भर नहीं करें। और जियो जैसी और ऐसी कंपनी खड़ी हों जो अपने दम पर खड़ी हो जाएं, जिनको कर्ज चुकाने के लिए फेसबुक की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़े। तो चाइनीज कंपनी से इन्वेस्टमेंट अच्छा है। बाकी कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आती है तो लूटने के लिए आती है, इस्तेमाल करने के लिए आती है, बाजार का दोहन करने के लिए आती है, कोई चैरिटी करने के लिए, कोई सेवा करने के लिए, कोई उद्धार करने के लिए नहीं आती। और इस फेसबुक ने भी भारत के अगर हम 30 करोड़ भी
एक्टिव यूजर आज माने 25 करोड़ 30 करोड़ जितना भी डाटा हम माने, उतने एक्टिव यूजर से यदि वो 1000 रुपये भी एक यूजर से कमाता है तो 25 करोड़ के आगे 1000 से आप गुणा करना, 25 करोड़ 250 करोड़ 2500 करोड़, तो 2500 करोड़ यदि ये एक साल में अपने भारत से कम कमाती है तो क्या इसका फर्ज नहीं बनता ये 100 200 500 करोड़ कोरोना की इस आपदा में भारत को दान करने में काम करे? लेकिन ये दान करने में, कोई सेवा करने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भारत इनके लिए बाजार है, एक परिवार नहीं है। तो आपको और हमें क्या करना है, ये विदेशी कंपनियों की टक्कर लेने के लिए पहले तो इनका एक्सरे करना है, इनके दर्शन को, इनकी बातों को पूरा समझना है, बातों को, दर्शन को समझने के बाद हमें इनका विरोध करना है। और विरोध करने के लिए यदि इन्हीं के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना पड़े, जैसे कल हमने बातचीत की थी ना, कि Xiaomi का, ओप्पो का, वीवो का, किसी के पास फ़ोन है तो वो क्या करे, प्रायश्चित कैसे करे। तो जैसे कोई पाप हो जाता है तो गंगा स्नान किया जाता था, तो उनका गंगा स्नान यही है कि वो Xiaomi, ओप्पो, वीवो के मोबाइल से कम 1000 युवाओं को जगाएं, उसी के मोबाइल का प्रयोग करके चाइना को एक्सपोज करने का, चाइना के षड्यंत्र को उत्तर देने का काम करे तो पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। फेसबुक के पाप का प्रायश्चित क्या होगा? फेसबुक का ही प्रयोग करके हम विदेशी कंपनियों की पोल खोलें और अपने योग के, स्वदेशी के, भारतीय संस्कृति के, अपने महापुरुषों के, अपने गौरव के, अपनी परंपराओं के, अपनी मान्यताओं के, अपने स्वाभिमान के, अपने ऋषियों के, अपनी महानता के, अपने गौरव के, ये सारी चीज़ें हम जन जन तक फेसबुक का प्रयोग करके भी पहुंचानी पड़े तो पहुंचाएं। लेकिन मन में एक विचार हो कि आज तो फेसबुक का प्रयोग करते हैं, आने वाले समय में हमें अपनी फेसबुक अपने भारत की स्वदेशी बनानी है। इस उद्देश्य के साथ हम ये काम करें, हम ये योजना करें। तो आज 26 करोड़ 70 लाख लोगों का डाटा लीक हुआ है, और ये जो डाटा है, ये सारा डाटा, नाम, ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड नहीं है अभी इसमें, तो ये सारा डाटा केवल 41,000 रुपये में उपलब्ध है। 41,000 रुपये में ये सारा डाटा, 26 करोड़ लोगों का नाम, ईमेल नंबर, मोबाइल, उनकी प्रोफाइलिंग, उनका फ़ोन नंबर, उनका घर का पता, उनकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें केवल 41,000 रुपये में इंटरनेट के अंदर, डार्क वेब के अंदर उपलब्ध हैं। तो सिक्योरिटी कुछ नहीं है, सुरक्षा कुछ नहीं है, इनके लिए बाजार है। देखिए, वो 16 बार माफ़ी मांग चुका है मार्क जुकरबर्ग। जब भी कभी डाटा लीक होता है तो वो कहता है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये गलती हुई है, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में लैप्सेज हुआ है, हैकर्स ने इसको हैक किया है, हम आगे इसको दूर करेंगे, हम इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, ये बार बार कहता है। अभी आज जो खबर आई है, इस आज की खबर के ऊपर भी कल मार्क जुकरबर्ग यही कहेगा कि ठीक है, ये हो गया, हम इस लूप होल को पता करेंगे, हम ये सिक्योरिटी लैप्सेज कहाँ से हुए, इनको हम ठीक करने का काम करेंगे। तो ये फेसबुक के बारे में आज हमने बातचीत की। तो कई बार डिलीट फेसबुक का अभियान भी चला है। हमारी कोई स्वदेशी ऐप बन जाएगी तो हम कोई ऐसा अभियान चलाएंगे जिससे हम फेसबुक को डिलीट कर सकें। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अधिक से अधिक लोगों तक भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।